आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.8 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ गैस हैज़ अ प्रेशर ऑफ 2 atm एट 300 केल्विन। व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन एज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हमारे पास एक गैस है और उस गैस का जो प्रेशर है 300 केल्विन के टेम्परेचर पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि यहाँ पर एटीएम असल में यूज किया गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अब यहाँ पर प्रेशर हम किसे कहते हैं? ये जो गैस पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे होंगे इस कंटेनर की वॉल्स पर, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। और पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उससे हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है। अब आपने ये बताना है कि आपके पास इस गैस का प्रेशर कितना होगा अगर टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़कर 450 केल्विन हो जाए, लेकिन ये मान के चलें आप कि जो वॉल्यूम है वो क्या रहे? कांस्टेंट। यानी कि जो जगह इन गैस पार्टिकल्स ने घेरी हुई है वो तब्दील ना हो, यानी कि वॉल्यूम वही रहे। तो आपने ये बताना है कि कितना प्रेशर होगा जब टेम्परेचर 300 से 450 केल्विन हो जाए, यानी कि वो गैस और ज़्यादा गर्म हो जाए। तो चूंकि हमें शुरू में गैस का प्रेशर दिया गया है तो उस प्रेशर को हम कह रहे हैं इनिशियल प्रेशर, और उस इनिशियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास P1 के सिंबल से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P1 और आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 2 atm, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जो टेम्परेचर है शुरू में गैस का, वो इनिशियल जो टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल T1 के साथ, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा T1। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है? वो 300 केल्विन है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पे चलें लिख भी देता हूँ। 300 केल्विन के लिए हम K का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये बताना है कि प्रेशर क्या होगा अगर टेम्परेचर कितना हो? 450 केल्विन। तो अब आपके पास टेम्परेचर जो है फाइनल फिर कितना हो गया? वो T2 होगा। तो चलें हम लिख लेते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर है जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, वो आपके पास बराबर है हमारे पास 450 केल्विन के। तो जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 450, और उसके बाद साथ आ जाएगा केल्विन यहाँ पर। अब हमने ये बताना है कि उस गैस का प्रेशर कितना होगा। तो इसका मतलब है हमने फाइनल प्रेशर मालूम करना है। तो फाइनल प्रेशर के लिए हमारे पास हम लिखेंगे फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल P2 के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। अब आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया जा रहा है, जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह रहा है। और आपको ये पता है कि एक गैस का जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो उस लॉ को हम कहते हैं असल में अमाउंटन लॉ, जिसमें प्रेशर के आपके पास तब बढ़ता है जब टेम्परेचर क्या हो? एक गैस का बढ़े, और इसमें आपके पास जो वॉल्यूम है उसका क्या रहे? वो कांस्टेंट रहे। तो हम उसी का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो अननोन प्रेशर है P2 उसको मालूम करेंगे। तो हम अमाउंटन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और अमाउंटन्स लॉ के मुताबिक आपके पास इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर की जो रेशो है वो बराबर होती है फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर की रेशो के, जिसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। आपके पास P1 और T1 हम लिख लेंगे। P1 का मतलब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर, जो कि T1 है। और ये आपके पास रेशो इक्वल होगी आपके पास जो P1 से प्रेशर चेंज हुआ P2, और उससे आपके पास फिर कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर असल में चेंज हुआ होगा तो प्रेशर भी क्या होगा? वो चेंज होगा। तो टेम्परेचर फिर यहाँ पे रेशो P2 की T2 के साथ आ गई। अब ये आपके पास असल में क्यों है? क्योंकि आपके पास अमाउंटन्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर यानी कि P टू T रेशो है, यानी कि प्रेशर टू टेम्परेचर रेशो है, वो हमेशा क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है एक ऐसी गैस के लिए जिसका वॉल्यूम क्या हो? वो फिक्स हो। तो आपके पास P/T हमारे पास कांस्टेंट है, तो जितना शुरू में उतना ही बाद में। इसी वजह से P1 ओवर T1 इक्वल टू हमने लिख लिया P2 ओवर T2। अब हमने क्या करना है कि हमने तो P2 को मालूम करना है। तो ये जो T2 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये असल में जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, आपके पास जो P2 है, फिर इसको क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम पहले लिख सकते हैं जो कि P2 है, और वो आपके पास इक्वल आ जाएगी P1 और T1, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P1 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा T1,
और मल्टीप्लाई बाय साथ आ जाएगा T2 जो कि टेम्परेचर है आपके पास, फाइनल टेम्परेचर। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब आपके पास जो यहाँ पर P1 की वैल्यू दी गई है, वो P1 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 2 atm, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 2। उसके बाद जो टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है T2 की, वो हमारे पास कितनी है 450, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 450। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जो T1 है, और T1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, वो आपके पास 300 दी गई है, तो मैं 300 लिख लूँगा। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 450 के साथ, तो वो आ जाएगा हमारे पास 900, और 900 डिवाइड होगा 300 के साथ, तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये होगा, डिवीजन में आप कैंसलिंग करेंगे तो ये 2 सिफर इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो 3 वन ज़ा कितना होता है 3, और 3 थ्री ज़ा कितना होता है 9। तो आपके पास अब होगा ये कि जो P2 निकल कर आया है हमारे पास, यानी कि जो फाइनल प्रेशर है P2, उसकी वैल्यू निकल कर आई है 3 atm, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब आपको ये पता चला यहाँ से ये कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 300 से 450 केल्विन बढ़ी, यानी कि 300 केल्विन से 450 केल्विन हुई, तो गैस का प्रेशर जो है वो 2 atm से कितना हो गया, वो आपके पास 3 atm हो गया, यानी कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज हमने चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.8 सॉल्व किया।